पेशाब के थैले में पेशाब खट्टा रुक रहा है तो उससे क्या होगा, यूटीआई के चांसेस बढ़ जाएंगे, पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाएगा। और बैक प्रेशर से ब्लैडर की जो वॉल है, पेशाब का जो थैला होता है, इस बैक प्रेशर से उस पर भी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। मतलब कुछ हफ्तों के बाद ही किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पेशेंट को। होम्योपैथी ही अपने में सक्षम है कि प्रोस्टेट को पूरा तरीके से क्योर कर पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आदमियों में एक प्रॉब्लम आज के समय में सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वो है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम। एक पर्टिकुलर एज के बाद प्रोस्टेट बढ़ने लगते हैं और इससे हमें यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है, यानी हमें पेशाब प्रॉपर हो नहीं पाती। कई बार हमें बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। हालत कई बार इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि ऑपरेशन तक प्रोस्टेट का करवाना पड़ जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर भावेश चंदेला जी से जानेंगे कि कैसे आप होम्योपैथी के माध्यम से अपने प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरे घर के खुद एक पेशेंट है जिनका ट्रीटमेंट प्रोस्टेट का इनसे चल रहा है और उन्हें भी काफ़ी रिलीफ है इनसे दवाई लेने के बाद। सर, आपको मेरा प्रणाम। नमस्कार सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि प्रोस्टेट होते क्या हैं और कितने ज़रूरी है एक मेल के लिए। सबसे पहले तो जो प्रोस्टेट शब्द यूज़ करा गया है वो एक मीजोमर है, गलत प्रोनाउंसिएशन है बीमारी के लिए। अच्छा। एक्चुअली प्रोस्टेट तो एक हमारा ऑर्गन हो गया है जो हर मेल के पास रहता है यूरेथ्रा के अराउंड। लेकिन एक कंडीशन है बीपीएच, जिसे बोलते हैं बनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जो कि प्रोस्टेट से संबंधित बीमारी है। इसमें क्या होता है, प्रोस्टेट एक उम्र के बाद इन जनरल 40 या 45 साल के बाद सभी पुरुषों में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अगर वो चेंजेस में अगर सेल इतने तेज़ी से बढ़ने लग जाएं कि प्रोस्टेट का मास और वॉल्यूम दोनों इतना बढ़ जाए कि वो यूरेथ्रा, जिसके चारों तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड स्थित है, वो उस पर यूरेथ्रा पे दबाव डालने लग जाए। अब जब दबाव पड़ेगा यूरेथ्रा पे तो पेशाब की जो धार है, पेशाब का जो फ्लो है, उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। अब ये कमी आना ही और वो दबाव पड़ना ही इस बीमारी का शुरुआत है एक तरीके से। सर, क्या क्या सिम्टम्स इसके अलावा और हो सकते हैं जिस इंसान के प्रोस्टेट बढ़ रहे हैं? जी, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए पहले वाला हो क्यों रहा है। सबसे पहला जो है एक एज रिलेटेड कंडीशन है। एज हो गया 40-45 साल के बाद सभी पुरुषों में इसकी होने की संभावना बढ़ जाती है काफ़ी। कुछ अलग तरीके का होते हैं, कोई एसोसिएटेड बीमारी है जैसे कि हाइपरटेंशन या डायबिटीज़, तो उसकी वजह से भी जल्दी प्रोस्टेट के बढ़ने की दिक्कतें आ सकती हैं। एक है कोई जेनेटिक कॉज है कि फैमिलियल टेंडेंसी है कि फैमिली में चले जा रहा है मेल्स में, तो ये हो सकता है। और फिर लाइफस्टाइल चेंजेस, आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, आप लाइफस्टाइल ढंग से नहीं अपना रहे हैं अपनी, तो उस वजह से चेंजेस आ जाते हैं। अब सिम्टम क्या हैं इनके, वो जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें इनिशियली ही पता लग जाए क्या चेंजेस आ रहे हैं, ताकि हम, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हम पहले से ही उस चीज़ को इनिशियल लेवल पे ही टैकल कर पाएँ। तो सबसे पहले जो माइल्ड सिम्टम्स की शुरुआत होती है, जनरली इस कंडीशन को बोलते हैं रात में बार बार पेशाब की इच्छा करना, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा बार पेशाब जाना रात के समय। उसमें कैसे नॉक्टूरिया एक टर्म दी गई है कि रात में आप पेशाब बार बार जा रहे हैं नॉर्मल से ज़्यादा, तो ये एक इनिशियल माइल्ड सिम्टम्स हो गए, इंडिकेशन आ गया कि प्रोस्टेट बढ़ा हो सकता है जी। बाकी फिर जैसे जैसे कंडीशन प्रोग्रेस होती जाती है, फिर दोपहर के टाइम भी अर्जेंसी बढ़ना पेशाब की और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ना, कि आप जितना जैसे एक आदमी को नॉर्मल इंटरवल होना चाहिए 2 से 2.5 घंटे, आपका जाना शुरू हो गया है प्रति घंटे या प्रति आधे घंटे में, तो ये भी एक साइन है कि प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ने लग गया है। और फिर जैसे जैसे कंडीशन और ज़्यादा आगे प्रोग्रेस होती है, ग्रेडिंग बढ़ती है प्रोस्टेट के साइज़ या वॉल्यूम की, तो उसमें आपको पेशाब की रोकने की क्षमता में कमी आना, पेशाब की ड्रिबलिंग शुरू हो जाना, पेशाब पास करा तुरंत फिर पेशाब आ गया, इनकम्प्लीट एम्प्टीनेस ऑफ ब्लैडर, मतलब पूरा पेशाब जोड़ लगा के पास करना पड़ रहा है और खाली भी नहीं हो रहा है ब्लैडर, आप पेशाब करके आए, थोड़ी देर में फिर पेशाब जाने की इच्छा हो गई। तो ये एक जनरल सिम्टम्स हैं जिससे कि एक आम आदमी को पता लग सकता है कि भाई हाँ, कोई गड़बड़ है हमारे प्रोस्टेट के साथ। सर, अगर कोई इंसान इस चीज़ को इग्नोर करता है, क्योंकि हम देख रहे हैं आज के टाइम पे जब इंसान को बीमारी बहुत छोटे इनिशियल लेवल पर होती है तो उसे इग्नोर कर देते हैं जनरली, उनको लगता है कि हो सकता है किसी वजह से होती होगी, वो इसलिए इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर कोई भी इंसान प्रोस्टेट की इस बीमारी को, जहाँ उसे प्रॉपर पेशाब नहीं आती है या बार बार जाना पड़ता है जी, वो इग्नोर करे तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम बाद में जाके क्रिएट हो सकती है। एक्चुअली प्रोस्टेट तो खुद में इनिशियल लेवल पे अगर हम टैकल कर ले तो इजीली हम उसे क्योर भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन हम नेग्लेक्शन तो हर बीमारी, छोटी बीमारी को बड़े में कन्वर्ट कर ही देता है। तो हमें जैसे जैसे हम नेग्लेक्ट अगर कोई करने लग गया, आदमी नहीं ध्यान दिया इनिशियली,
तो उसका क्या होगा, आप जब पेशाब जहाँ से पास हो रहा है यूरेथ्रा से, जब प्रोस्टेट इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि पेशाब के रास्ते को बहुत छोटा कर देगा, तो पेशाब पास होना भी बंद हो सकता है, जिसे यूरिन रिटेंशन बोलते हैं कि पेशाब पास ही नहीं हो रहा है, तो हमें नली के थ्रू से नली डाल के कैथेटराइजेशन करना पड़ता है, तब निकालना पड़े। और दूसरी चीज़ है, जब आप पेशाब अगर ढंग से एम्प्टी नहीं हो पा रहा है ब्लैडर, पेशाब के थैले में पेशाब खट्टा रुक रहा है, तो उससे क्या होगा, यूटीआई के चांसेस बढ़ जाएंगे, पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाएगा। और बैक प्रेशर से ब्लैडर की जो वॉल है, पेशाब का जो थैला होता है, इस बैक प्रेशर से उस पर भी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, जो कि अच्छा नहीं है ब्लैडर हेल्थ के लिए, ओवरऑल यूरिनरी सिस्टम की हेल्थ के लिए। इसी वजह से बहुत बार जब पेशाब अंदर रुकेगा, यूरिन इन्फेक्शन तो रहेगा ही, बैक प्रेशर की वजह से इसका इफेक्ट किडनी तक भी पहुंच जाता है, जिससे कि आपको किडनी में इन्फ्लेमेशन, सूजन बढ़ने की शिकायत हो जाएगी, या फिर पथरी तक भी बन सकती है आगे जाके, ये भी एक रीज़न हो सकता है उसका। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं। और बाकी अगर आपके साथ में कोई एसोसिएटेड कंडीशन है, जैसे कि हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ है, तो आप कंडीशन को और भी, मतलब कंडीशन उस व्यक्ति की और भी ख़राब हो सकती है। सर जनरली लोग और ट्रीटमेंट्स लेते हैं एलोपैथी में और आयुर्वेद में आपके प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट, लेकिन अगर होम्योपैथी में देखा जाए तो किस तरीके से आप पेशेंट को ट्रीट करते हैं? मेडिकली एक्चुअली जो मेडिसिन में सबसे अच्छा रोल ही होम्योपैथी का है प्रोस्टेट को ट्रीट करने में। जब हम पेशेंट हमारे पास आएगा, जो हम दवा देते हैं, उसमें दवा से क्या है, हम पेशाब प्रोस्टेट का जो वो है साइज़, उसको भी कम कर देते हैं मेडिसिन से। अगर पेशेंट टाइम पे दवा खा रहा है, एज प्रिस्क्राइब्ड खा रहा है, और कंटिन्यूस जो साथ में प्रिकॉशंस हैं, प्रिवेंशन हैं, उनको भी फॉलो कर रहा है, तो कुछ समय में ही 2 या ढाई महीने के अंदर ही प्रोस्टेट के साइज़ में कमी आनी शुरू हो जाती है, जिससे कि पेशाब का फ्लो भी मेंटेन रहता है और कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आते हैं। जो दवाइयाँ साथ में चलाई जाती हैं, खाली प्रोस्टेट का साइज़ कम करने के लिए नहीं, साथ में पेशाब का फ्लो बनाने के लिए भी दी जाती है इसमें। तो दोनों चीज़ें साथ में प्रोस्टेट की हेल्थ को काफ़ी अच्छा, बल्कि बीमारी को ऑलमोस्ट क्योर की तरफ ले आती है। मतलब एनलार्जमेंट जो है प्रोस्टेट का, वो कम भी हो सकता है और जो धार है वो भी प्रॉपर आ सकती है अगर प्रॉपर मेडिकेशन ली जाए अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस। सर कई लोग क्या करते हैं कि प्रोस्टेट के लिए एलोपैथी ट्रीटमेंट भी ले रहे होते हैं, आयुर्वेदिक भी ले रहे होते हैं, लेकिन अपने उसी मेडिसिन के साथ अगर वो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट भी ले तो क्या कोई नुकसान होगा, या किस तरीके से लें फिर? नहीं, वैसे अगर कोई लगातार कोई मेडिसिन ले रहा है, तो उसको धीरे धीरे, जैसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करना चाहता है, तो साथ में वो स्टार्ट करें, और कुछ समय बाद, मतलब कुछ हफ्तों के बाद ही किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पेशेंट को। होम्योपैथी ही अपने में सक्षम है कि प्रोस्टेट को पूरा तरीके से क्योर कर पाए। सर होम्योपैथी की दवाइयाँ प्रोस्टेट में कितने टाइम में अपना असर दिखाना शुरू कर देती है? एक्चुअली वही बात हुई ना कि पेशेंट अगर जल्दी हमारे पास आ गया इनिशियल स्टेज में, तो कुछ ही हफ्तों में, बल्कि कुछ ही दिनों में ऑलमोस्ट सिम्टम फ्री हो सकता है पेशेंट। लेकिन अगर एडवांस स्टेज में है तो कुछ ही महीनों में, मतलब इम्प्रूवमेंट तो 1 या 1.5 महीने में आना शुरू हो जाएगा। और हम एक्चुअली ये जो बीमारी है, इसमें हम धीरे धीरे साइज़ कम होता है प्रोस्टेट का, तो हमें एटलीस्ट 5-10 मंथ्स का पीरियड लेना पड़ता है कोई एडवांस स्टेज में अगर पेशेंट आ रहा है हमारे पास। पर यह है कि उसको यूरिन रुकने की जो दिक्कतें हैं, जो भी क्लिनिकल सिम्टम्स पेशेंट फेस कर रहा है, वो सब कुछ ही हफ्तों में नॉर्मल की तरफ मेंटेन हो जाते हैं। सर कई जो पेशेंट होते हैं उनके खून के थक्के भी जमने लगते हैं और वही यूरिन के साथ निकलते हैं, क्या वो भी प्रोस्टेट के साथ ही होता है या वो अलग है कुछ? एक्चुअली जब प्रोस्टेट का एक एसोसिएटेड सिम्टम भी बोल सकते हैं हम, जब हम पेशाब की, किसी भी आदमी प्रोस्टेट की बीमारी से गुजर रहा है, कभी कभी उसको पेशाब के साथ खून आना, पस आना, या उसके स्पर्म में भी, सीमेन में भी ये पस आना या खून आने की शिकायत हो सकती है। तो ये आम है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं होती इसमें। सर आपने कहा था ना स्टार्टिंग में कि ये भी लाइफस्टाइल की वजह से भी होता है। जी। तो हम इसे एक टाइप का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, जो हमारी, क्योंकि प्रोस्टेट तो बढ़ता ही है, लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट करता है जब हमारी लाइफस्टाइल सही नहीं होगी। जी। तो किस टाइप की लाइफस्टाइल रखी जाए ताकि एक पर्टिकुलर की एज के बाद इस प्रॉब्लम को बढ़ने से हम बिना दवाइयों के ही रोक दें? सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी बीमारी का जो बेसिक कॉज होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहता है। तो अब यहाँ पे आपका क्रॉनिकली, अगर आपका ये जो प्रोस्टेट है ये क्रॉनिक इन्फ्लेम्ड होता चला गया, तो इसका टिश्यू ग्रोथ होती चली जाती है। तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी बॉडी में सर्कुलेशन इंप्रूव रखें। अब सर्कुलेशन इंप्रूव रखने का तरीका क्या है? आप एक तो सबसे पहले फिजिकली एक्टिव रहें। जितनी भी सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाली, चाहे जॉब कर रहा है कोई, या कोई भी किसी और ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है जिसमें बैठने का ज़्यादा काम है, तो अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करें कि डेली अपनी लाइफस्टाइल में ब्रिस्क वॉक या कोई ना कोई रेगुलर वर्कआउट, एरोबिक एक्सरसाइज जरूर रखें, एटलीस्ट 40-45 मिनट्स की, जो कि डिसिप्लिन से डेली बेसिस पे रहे। दूसरा, एक चीज़ लोग करते हैं कि अगर हमें प्रोस्टेट है, पेशाब नहीं हो रहा है पास, तो हम खूब सारा पानी पिएं। तो ये भी एक तरीके की गलत तरीका है।
आपको प्रॉपर हाइड्रेटेड रहना है, ओवर हाइड्रेशन नहीं करना है अपना। मतलब इसका कहने से तात्पर्य ये है कि आप पानी पी रहे हैं उतना पीजिए जितना आपके शरीर को ज़रूरत है। अगर आप शरीर को पानी से भरने की कोशिश करेंगे कि पेशाब का फ्लो बढ़ेगा, उससे और ज़्यादा पेशाब के थैले में इकट्ठा होगा, तो यूरिन इन्फेक्शन होने का, पेशाब रुकने का खतरा और बढ़ सकता है। तो आप प्रॉपर अपने दिन भर जितना शरीर को चाहिए, हमारे सर्दियों में 2 से 2.5 लीटर, गर्मियों में 3 से 3.5 लीटर रेगुलर इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा पानी पीने की हैबिट डालें। सर कई डॉक्टर्स ये कहते हैं कि कई डॉक्टर्स या इंटरनेट पर भी भरमार है इन चीज़ों की कि प्रोस्टेट में हमारी डाइट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और प्रोस्टेट के पेशेंट को डेयरी प्रोडक्ट से, खास करके दूध से बचना चाहिए। कितना सही है? एक्चुअली ये डाइट का तो इसमें वही बात हो गई कि हमें सर्कुलेशन मेंटेन करना है। अब जिस भी फूड में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है, फैट की मात्रा है, फैट कोई ख़राब नहीं है शरीर के लिए, लेकिन रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लेना नुकसानदेह होता है। तो जो भी फूड हमारे सर्कुलेशन को ख़राब कर रहा है शरीर में, ठीक है, तो वो चीज़ एक्सेस मात्रा में नुकसान करेगा। कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है ऐसा कि मिल्क से कुछ हो, कि प्रोस्टेट की बीमारी होती नहीं होती है, ये सब अभी हाइपोथेसिस है। लेकिन फिर भी आप कोई भी फूड हो, चाहे वो मिल्क हो या कोई भी अन्य फूड है, अगर आप एक्सेस उसमें ले रहे हैं, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा मात्रा में फैट लेना, अगर आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लेंगे, अपनी शुगर को इम्पेयर कर देंगे, बीपी फ्लक्चुएट करेंगे, ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट लेके अगर उससे बीपी में कोई फ्लक्चुएशन आया, तो अल्टीमेटली आपके प्रोस्टेट पे भी उसका नेगेटिव असर ही पड़ेगा। तो मतलब जिन चीज़ों में ज़्यादा फैट है उन चीज़ों को लेने से हमें बचना चाहिए। कोई भी तरीके का जंक फूड हो जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट की मात्रा हो, शुगर की मात्रा हो, या ये क्या बोलते हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे मैदा हो गया, ये फ्राइड फूड हो गए, फ्राइड प्रोडक्ट हो गए, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, इन चीज़ों की अधिक मात्रा में लेना और साथ में अपनी लाइफस्टाइल को ख़राब रखना है, मतलब एक्सरसाइज नहीं करना, तब इसके नेगेटिव परिणाम आते हैं आपके शरीर पे। और सर अगर आजकल लोगों को चटपटा बहुत खाने की आदत है, जिसमें मसाले वाली बात तो आपने क्या ही दी है, लेकिन इसमें खट्टा भी आता है, तो क्या खट्टा नुकसान दे सकता है प्रोस्टेट के पेशेंट को? नहीं, इसका कोई ऐसा रिलेवेंस नहीं है ऐसा। अगर खट्टे के तात्पर्य विटामिन सी से है, तो विटामिन सी तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करता है, जो कि खट्टे फल होते हैं, जूसेस होते हैं, अगर प्रॉपर फ्रूट जूस पिया जाए या विटामिन सी का इंटेक करा जाता है तो शरीर के लिए अच्छा है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करेगा और हमारी इम्यूनिटी को भी ठीक रखेगा। अगर खट्टे से तात्पर्य जंक फूड से है, तो वो तो अल्टीमेटली नुकसान ही करेगा। मतलब ये है कि आप खा सकते हैं नेचुरल चीज़ें, जो आपके न्यूट्रिशियस चीज़ें आप खा सकते हैं, लेकिन एक ही शर्त है, उसके साथ आपको एक्सरसाइजेस भी करनी होंगी। एक्सरसाइज रखनी होगी, साथ में एक एडिकेट बैलेंस डाइट आपको रखनी पड़ेगी कि आप फाइबर का इंटेक भी अच्छा रखें, फल सब्जियां खूब सारी खाइए, और जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है कि अल्कोहल और स्मोकिंग, इनसे बहुत दूरी बनाइए, क्योंकि इनका भी काम है ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाना, पेशाब के थैले में सूजन लाते हैं, तो ये ब्लैडर इरिटेंट है एक तरीके के। इनको हम अवॉइड करेंगे तो ब्लैडर हेल्थ और ओवरऑल हमारी रीनल हेल्थ बड़ी अच्छी मेंटेन रहेगी। अच्छा सर, कई लोग तो कहते हैं ना, चलो शराब की बात आ गई, वो कहते हैं हम तो बियर पीते हैं जी, और कह रहे बियर में अल्कोहल कम होता है, तो क्या बियर भी प्रोस्टेट के पेशेंट को नुकसान देगी? बिल्कुल, क्योंकि अल्कोहल किसी भी मात्रा में हानिकारक होता है। उसका कोई हम क्वांटिटी से डिफाइन नहीं कर सकते कि थोड़ा अल्कोहल और ज़्यादा अल्कोहल जहरी होता है। उसका नेगेटिव इफेक्ट हम कम मात्रा में लें या ज़्यादा कंटेंट में लें, दोनों ही नुकसानदेह है। सर लोगों में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि होम्योपैथी दवाइयों का ना कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और अगर प्रोस्टेट का पेशेंट होम्योपैथी दवाई ले रहा है, क्या उसको गलत तरीके से लेना नुकसान दे सकता है, साइड इफेक्ट? बिल्कुल, अगर कोई दवा का, जैसे हम दवा दे रहे हैं, हम कंट्रोल डोज में देते हैं, तभी जीरो साइड इफेक्ट हम मेंटेन कर पाते हैं। यही होम्योपैथिक डॉक्टर का काम यही है कि हमारे होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ऐसी डोज सेट करी जाए किसी भी बीमारी के लिए कि जीरो साइड इफेक्ट रहें और उसका इफेक्ट मैक्सिमम कर पाएँ हम, जिससे कि पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अगर पेशेंट बिना किसी मतलब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के होम्योपैथिक दवाइयाँ ले रहा है, तो अल्टीमेटली उसको नुकसान ही होगा, क्योंकि उसको डोज का किस हिसाब से रिपीटिशन ऑफ डोज है और किस हिसाब से कौन सी क्वांटिटी कितनी लेनी है, क्या कौन सी दवा का कॉम्बिनेशन लेना है। बहुत सारी दवाइयाँ आपस में एंटीडोट होती है प्रोस्टेट के लिए भी, तो वो डॉक्टर का काम है कि उसको सेट करना है, किस हिसाब से डोज सेट करनी है। बल्कि अगर पेशेंट बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के दवा ले रहा है, तो अल्टीमेटली उसको हार्म ही होना है। तो डॉक्टर के परामर्श के बिना दवा लेना बिल्कुल गलत। इसलिए भी हम वीडियो में आप लोगों को कोई मेडिसिन रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सर अगर मेडिसिन कोई आपको बता देंगे और आपने ले ली, तो जरूरी नहीं है कि उसका आपको फायदा ही पहुंचे, क्योंकि वो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बिना है और आपकी बीमारी को डायग्नोज किए बिना है। सर एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, कई बार क्या होता है लोगों के प्रोस्टेट का ऑपरेशन भी करवाना पड़ जाता है, तो अगर कोई पेशेंट, जिसे जनरली डॉक्टर ने कहा है कि आपको प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा तभी आप ठीक हो पाओगे, अगर वो पेशेंट भी होम्योपैथी डॉक्टर के पास या आपके पास आता है, तो क्या कितने चांसेस हैं
कि उसका वहाँ पे आपके पास आके होम्योपैथी से उसे रिलीफ मिलने लगे? एक्चुअली जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं उसमें 80% सर्जरी सुनने के बाद ही होम्योपैथी में आते हैं। अच्छा। 80 के ऑलमोस्ट 99% ही मान लीजिए आप उसमें। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं हम रेगुलर उनका मॉनिटरिंग कराते हैं। हम पहले तो हम डायग्नोस करेंगे कि भाई वो बीमारी है भी या नहीं। जब हमारे पास पूरा आ गया है तो हम रेगुलर जो रिपोर्ट्स हुई हैं, पेशेंट का अल्ट्रासाउंड हुआ है, यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट हुए हैं, रूटीन यूरिन वगैरह और PSA लेवल जो भी प्रोस्टेट के टेस्ट हैं, उसको हमारे एक डेढ़ महीने में उन टेस्ट को रिपीट कराते हैं अपनी दवाइयों के साथ। तो हमें सामने फैक्चुअली दिखता रहता है क्या चेंजेस दवाइयों के थ्रू प्रोस्टेट में आ रहे हैं और लगभग सभी पेशेंटों में अच्छे रिजल्ट आते हैं और पूरा तरीके से क्योर भी हो जाते हैं उसमें पेशेंट्स। तो मेरे घर में भी जो प्रोस्टेट के पेशेंट है उनको भी डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा था, उसके बाद वो आपके पास आए थे, तो 99 में वो भी शामिल है, उन्हें भी बहुत रिलीफ है। तो सर धन्यवाद आपका कि आपने हमें बताया कि प्रोस्टेट को कैसे हम होम्योपैथी के माध्यम से ट्रीट कर सकते हैं और क्या क्या लाइफस्टाइल हमें अपनाना चाहिए। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ जाना होगा प्रोस्टेट के बारे में कि कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल से और होम्योपैथी के माध्यम से रिलीफ पा सकते हैं प्रोस्टेट की इस बीमारी में और क्या क्या चीज़ें आपको या क्या क्या एहतियात आपको बरतना चाहिए। अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं इनके क्लिनिक में तो इनका चंदेला होम्योपैथिक क्लिनिक नाम से हरिद्वार में कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल और वेबसाइट का नाम पूरा डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में है, वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधार कर, खान पान को सुधार कर इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।